हेलो एवरीवन, आपकी बहुत ही पॉपुलर डिमांड पे आज लेकर के आई हूँ बायोटेक्नोलॉजी फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। इसके दो पार्ट होंगे। आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या है और उसके कुछ क्षेत्रों में एप्लीकेशंस, और अगले पार्ट की स्ट्रैटेजी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए है जहां बायोटेक्नोलॉजी पूछी जाती है या उसके कुछ अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। मैंने कोशिश की इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में बनाने की। प्लीज़ बेयर विद मी फॉर माय हैंड राइटिंग। मैं कोशिश करूंगी कि इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाए कि नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को भी समझ में आ जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ें कहाँ से, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है। ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम इसका सोर्स क्या हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास 12 की एनसीईआरटी में यानी जीव विज्ञान में चैप्टर 12 है और उस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इस प्रेजेंटेशन के लिए भी मैंने फाउंडेशन या बेसिस उसी चैप्टर को लिया है और उससे बात करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी, कईयों को लगता है साइंस और टेक्नोलॉजी इंटरचेंजेबली वर्ड्स हैं, पर ऐसा है नहीं। साइंस का मतलब होता है कोई भी नया इन्वेंशन या कोई विज्ञान का आविष्कार करना, ये बताना कि इसके पीछे काम हो कैसे रहा है या क्यों हो रहा है। तो साइंस इज़ अ डिस्कवरी, साइंस इज़ अ रिसर्च। लेकिन उसको यदि हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लेवल तक लेके जा सकें, यानी यदि हम एक ऐसा मेथड बता पाएँ कि हम उसका मास प्रोडक्शन कर सकें किसी भी साइंस बेस्ड प्रोडक्ट का, उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। फॉर इंस्टेंस, आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में हमें गैस प्राप्त होती है यदि हम पानी में 2 इलेक्ट्रोड रखें और उनके ऊपर 2 इन्वर्टेड फ्लास्क रख दें। पानी में अगर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हमें ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन क्या हम इस विधि के द्वारा, इट इज़ अ साइंस, क्या हम इस विधि के द्वारा हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि हम उस हाइड्रोजन को जला करके बिजली बनाएं? तो क्या वो इतनी सस्ती होगी? जी नहीं। इसका मतलब ये एक साइंस है, ये एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का इन्वेंशन हो चुका है, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो कुछ और होगी। तो हमें टेक्नोलॉजी का आविष्कार जो हाँ होता है वो हम अलग से एक डोमेन होती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो हमारी इस बुक में, इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि इसमें करते क्या हैं। हम औद्योगिक स्तर पर दवाइयाँ या जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। और किस चीज़ का उपयोग में लेके करते हैं? हम उपयोग में लेते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी आनुवांशिक रूप से संवर्धित कौन कौन सी चीज़ें? माइक्रोब्स, फंगी, प्लांट्स या एनिमल्स। अगेन लेट्स memorize the definition of biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल स्केल पे यानी औद्योगिक स्तर पर दवाइयों या जैविक पदार्थों के निर्माण से संबंधित है। जेनेटिकली मॉडिफाइड या आनुवांशिक रूप से संवर्धित जीवाणुओं, फंगी, प्लांट्स या एनिमल्स का प्रयोग करते हुए। अब यहाँ कुछ नई टर्म्स आई, जेनेटिकली मॉडिफाइड। चलिए इनको देखते हैं ये क्या हैं। इसके लिए हम बात करते हैं कि हमने कहा था जैसे हर एक व्यक्ति जो है ना, अगर बहुत ही ऊंचे लेवल पे बात करें तो हमारा एक ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब जैसे हमारा श्वसन तंत्र है या जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारा भोजन वाला तंत्र है। तो उस ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। हर एक ऑर्गन जो है वो और फर्दर सब डिवाइड करें तो टिश्यूज़ से मिलके बना होता है, यानी तंतुओं से मिलके बना होता है। और ये जो टिश्यूज़ हैं इनको फर्दर डिवाइड करें तो ये सेल में डिवाइड होते हैं, यानी जो स्मॉलेस्ट हम देख पाते हैं, हमने पढ़ा है एलिमेंट्री स्कूल में, तो हम कहते हैं सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये जो सेल है ये होती कैसी है? मान लीजिए एक सेल है, सेल के अंदर एक केंद्रक यानी न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस को और अगर हम आवर्धित करके यानी बड़ा करके एम्पलीफाई करके देखते हैं तो उसमें दिखता है कि हमें क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं। ये हमारा आनुवांशिक मटीरियल है। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए का जो स्मॉल सेगमेंट है, यानी डीएनए किससे मिलके बना है, या डीएनए का जो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स उनको हम जीन्स कहते हैं। तो यदि हम इन जीन में परिवर्तन करते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी आनुवांशिक रूप से परिवर्तित हमें एनिमल्स मिलते हैं या माइक्रोब्स मिलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें हम या तो डीएनए को काटें, छांटें, जीन को काट के अलग कर दें, नया जीन डाल दें, इन सारी टेक्नोलॉजी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं कि 3 रिसर्च क्रिटिकल एरियाज एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं कि कौन कौन से क्षेत्रक हैं, यानी कौन से रिसर्च एरियाज हैं जहां हम स्पेसिफिकली फोकस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में।
उसमें सबसे पहला है ऐसे कैटलिस्ट का विकास, यानी ऐसे उत्प्रेरकों का विकास जो कि जीवाणु या एंजाइम्स हों। दूसरा है ऑप्टिकल कंडीशंस ऐसी बनाई जाएं जिनसे कि ये जो इनका विकास है ये अच्छा हो पाए। तीसरा, ऐसे प्रोटीन या ऐसे जैविक पदार्थों को प्योरीफाई करने, ऐसे पदार्थ बनाएं जो कि जैविक पदार्थों को प्योरीफाई कर पाएँ, उनकी तकनीक का विकास जो होगा ना वो क्रिटिकल रिसर्च एरिया, यानी 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज बताए गए हैं एनसीईआरटी की बुक में। अब ये हमने पहले भी एक बात की थी जिसमें हमने कहा कि डीएनए किससे मिलकर बना है, तो डीएनए है बेसिकली बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का, इसीलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, इसमें 4 क्षारों से मिलके बना होता है, यानी 4 बेसेस होते हैं जिनसे मिलके बना होता है। आपको जैसे यहाँ दिख रहा होगा ए से टी के बीच में बॉन्ड है और जी और सी के बीच में बॉन्ड है। प्लीज़ इसको याद रख लीजिए, ATCG, ए टी से जुड़ा होता है, सी जो है वो जी से जुड़ा होता है। ए क्या है? ए है एडेनिन, टी है थायमिन, जी है गुआनिन और सी है पिरिडमिन। अब इसके लिए आपको डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, हमने पहले बात की थी इसकी किसने खोज की एंड स्टफ लाइक दैट, तो प्लीज़ उसको भी याद रखिएगा और हरगोविंद खुराना जी को भी याद रखिएगा जो भारत से थे और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था बाद में। अब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग थी क्या, तो सिंपल लेमैन की भाषा में बोलें तो जीन को काटना, इच्छित गुणधर्म का जीन जोड़ना यानी कंबाइन करना और फिर डीएनए का पुनर्संयोजन यानी उसको रिकम्बाइन कर देना। क्योंकि हमने देखा था कि डीएनए एक लंबा स्ट्रक्चर था और उसका एक सेगमेंट, यानी इतने सेगमेंट को माने कि अब ये जीन है तो इसको काटें, अपनी मर्जी का इसमें जीन डालें और वापस इसको कंबाइन कर दें, इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब है ये कई प्रकार की होती है, इसमें सबसे पहला जो सबसे फेमस है वो है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक, डीएनए पुनर्संयोजी तकनीकी। इस पुनर्संयोजन में करेंगे क्या हम कि सबसे पहले तो हमें जो जीन हमें चाहिए नहीं, यानी वो जीन जिसको हमें हटाना है, पहले उसकी पहचान करनी है और उसको हटा करके फिर हम वांछित को जोड़ देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले स्टेज में हम काटते हैं। काटने के लिए आपको इस नाम को याद रखना है, न्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इस पे बहुत बार प्री में सवाल आता है कि डीएनए की आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते किसको हैं, इसको कई बार रासायनिक चाकू भी कहते हैं। आई एम रिपीटिंग फॉर इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स, आणविक कैंची मीन्स मॉलिक्यूलर सीजर्स। कहते किसको हैं, न्यूक्लियस एंजाइम को कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्सो और एंडो। जो एक्सो है यानी बाहर, एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो ये डीएनए को बाहर से काटता है, यानी जो उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसको बाहर से काटता है, और एंडो है जो उसको बीच से काटता है। अगले केस में हम क्या करेंगे, अब हम काट चुके हैं, अगले केस में हम क्या करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब होता है हम डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनाते हैं, पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक हमने कोविड में भी बहुत बार सुनी होगी, इस पर भी हम बाद में बात करेंगे, पर अभी ये कह रहे हैं कि स्टेज 2 में क्या करना है, स्टेज 2 में हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करनी है ताकि हम मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस डीएनए बना पाएँ। नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, लाइगेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। प्लीज़ इन एंजाइम्स को याद कर लीजिएगा। थर्ड स्टेज में हम लाइगेज एंजाइम को यूज़ करते हैं एज ए वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है ग्राहक या लेके जाने वाला, तो एज ए वेक्टर हम इसको यूज़ करते हैं ताकि नया डीएनए कंप्लीट हो पाए। और स्टेज 4 में हम होस्ट सेल में इसको डाल देते हैं। होस्ट सेल का मतलब जहाँ से हमने शुरुआत किया, जहाँ हमने इसको इंसर्ट करना है उसके अंदर इसको डाल देते हैं। इसके बाद की जो स्टेज होगी उसमें क्योंकि हमें एक सेल मिल चुकी है तो हम इसको ऐसा परफेक्ट एनवायरनमेंट देंगे जिससे इस सेल का एम्प्लीफिकेशन हो जाए या सेल कई सारे पार्ट्स में विखंडित होकर के नई नई सेल्स का निर्माण कर ले, तो यानी उसका संवर्धन कर लेंगे। तो फिर से समराइज करने की कोशिश करती हूँ उनके लिए जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है जीन को काटना और अपनी मर्जी का यानी इच्छा वाला जीन जोड़ देना और फिर से डीएनए को रिकम्बाइन कर देना। तो क्योंकि हम जीन को काटेंगे तो पहली स्टेज भी यही होगी। पहली स्टेज ये होगी कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट करो और फिर देखो कि हमें कौन से जीन को काटना है, वहाँ तक पहुँचो, फिर काटिए। काटने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, काटने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे न्यूक्लियस एंजाइम का, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर्स या आणविक कैंची कहते हैं। इस पे प्री में बहुत बार सवाल आते हैं और इनफैक्ट बहुत अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स इस पे सवाल पूछे जाते हैं। स्टेज 2 में हम क्या, चूँकि हम काट चुके हैं तो हम क्या करेंगे, स्टेज 2 में हम पीसीआर रिएक्शन करेंगे यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे, जिसमें हम डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनाएंगे। फिर हम स्टेज 3 के अंदर लाइगेज एंजाइम का उपयोग करते हुए जो हमने नया जीन डालना है उसको इंसर्ट करवा देंगे, जिससे एक नया डीएनए कंप्लीट हो जाएगा।
ये जो नया डीएनए कंप्लीट हो चुका है उसको होस्ट सेल में डाल देंगे, यानी जिस सेल में हम इंसर्ट करवाना है उसमें डाल देंगे और फिर उस सेल की बहुत सारी कॉपी बना देंगे। ये थी डीएनए की रिकॉम्बिनेंट टेक्निक। इसमें जो दूसरी है वो है स्टेम सेल थेरेपी। ऑल्दो इट इज़ नॉट देयर इन एनसीईआरटी, लेकिन ये आजकल जनमानस में बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, स्पेशली बड़े शहरों में। तो बस ये बता देती हूँ कि स्टेम सेल थेरेपी है क्या। स्टेम सेल्स वो हमारी बॉडी की वो सेल्स होती हैं जो कि प्राइमरी सेल्स हैं और अविभाजित है, यानी अविखंडित हैं। उनकी सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि आप उनको कई प्रकार की और सेल्स का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखते हैं 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला है यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट का मतलब होती है ऐसी सेल जिसको बस उसके द्वारा उसी प्रकार की नई सेल्स बनाई जा सकती हैं, यानी किसी और में चेंज हो। यूनि का मतलब होता है एक, यूनि का मतलब होता है एक। जैसे आप देखते हो यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी फॉर्म सभी की। तो यूनि जो एक प्रीफिक्स है उसका मतलब होता है, यानी उपसर्ग है, उसका मतलब होता है एक। तो यूनिपोटेंट यानी एक में कन्वर्ट होने की क्षमता। फिर नेक्स्ट आता है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट का मतलब होगा एक से अधिक प्रकार की कोशिका सेल्स में ये सेल कन्वर्ट हो सकती है। यानी इमेजिन कर लीजिए कोई एक आपने ले लिया, आपने एक सेल ली जिससे आप लिवर की सेल भी बना पाते हो, जिससे आप पैंक्रियास की सेल भी बना सकते हो, स्किन की सेल भी बना सकते हो, तो उनको बोलते हैं मल्टीपोटेंट। ये PO यहाँ से है। नेक्स्ट इज प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट वो टाइप की सेल्स होती हैं जो सिर्फ प्लेसेंटा को छोड़ करके, प्लेसेंटा वो कॉर्ड होती है जिससे एक बेबी अपनी माँ से अटैच रहता है, यानी सिर्फ उसकी सेल्स को छोड़ के बाकी सारी टाइप की सेल्स में वो कन्वर्ट हो सकती हैं। और एक है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट वो वाली सेल्स हैं जो ऑल टाइप्स, मैंने एक जगह पढ़ा हुआ लिखा हुआ देखा था कि 225 टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेल्स होती हैं, बट लेट्स नॉट काउंट ऑन दिस, लेट्स गो कि वो ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में कई बार आता होगा कि ऐसी कौन सी सेल है हमारी बॉडी में, कहाँ मिलती है जो टोटीपोटेंट होती है। वो सेल मिलेगी जाइगोट में। 3 से 4 दिन का जो जाइगोट होता है उसके अंदर से यदि वो सेल निकाल ली जाएगी तो वो किसी में भी कन्वर्ट हो जाती है। जो ये प्लूरीपोटेंट या मल्टीपोटेंट सेल्स हैं, ये हैं जो डिलीवरी के टाइम पे प्लेसेंटा में से सेल्स निकाली जाती हैं। उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो उस पर्टिकुलर बेबी के लिए किसी भी प्रकार की सेल में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये इसको करने वाली कुछ कंपनीज़ के नाम हैं, जैसे लाइफ सेल नाम की एक कंपनी है जो कि स्टेम सेल को इकट्ठा करने का बहुत अच्छा काम कर रही है। क्रायोसेल नाम की एक कंपनी है। एम्स दिल्ली में भी स्टेम सेल बैंक बना हुआ है। आपके दिमाग में शायद ये बात आ रही होगी कि स्टेम सेल थेरेपी हमने बनाई क्यों। स्टेम सेल थेरेपी हमने कई कारणों से बनाई, जिसमें सबसे बड़ा कारण था मेडिकल फैक्टर। आपने देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति को कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाए जिसमें उसका कोई अंग काटना पड़े, या ऐसा असाध्य रोग हो जाए इसमें सेल्स को रिप्लेस करना पड़े, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए हम क्या करते हैं, स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत महंगी थेरेपी है, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी इज़ अ फैक्ट इन इंडिया, इट इज़ पॉसिबल। तो स्टेम सेल थेरेपी भी उन बीमारियों को दूर करने का काम करती है जिन बीमारियों के लिए और कोई पॉसिबल और अच्छा सोल्यूशन है नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चों की अभी ब्लैक फंगस की वजह से हमने देखा था कि किसी के तालू निकाल लिया गया, किसी की जीभ निकाल ली गई, तो अब उनमें भी रिकंस्ट्रक्टिव वो बनानी पड़ेगी, ऑर्गन्स बनाने पड़ेंगे, तो उनके लिए भी इस प्रकार की थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अपराधों की पहचान करने के लिए होता है। यदि कोई अपराध हो जाए उसके बाद में फॉरेंसिक वाले आते हैं और उस जगह से अलग अलग प्रकार के जो भी बायो मटीरियल्स हैं, जैसे कि किसी का बाल है, कहीं फिंगरप्रिंट है, कहीं इस्तेमाल किया हुआ ग्लास हो, उस पे से वो DNA के छोटे छोटे निकालते हैं ट्रेसेस को और फिर उनको एम्पलीफाई करके देखते हैं कि अपराध किसने किया। पहला बात तो DNA फिंगरप्रिंटिंग अपराध के मामलों के लिए होता है। दूसरा, जो विवाद होते हैं हायरार्की से रिलेटेड, या मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद हो गया और कोई व्यक्ति क्लेम करे कि मैं तो इनका बच्चा हूँ या मैं इनकी पीढ़ी से हूँ, तो जो ऐसे विवाद होते हैं उनके समाधान के लिए भी काम में आता है। नेक्स्ट, कोई बच्चा गुम हो गया है यानी खो गया है, तो खोए हुए बच्चों के मिलान के लिए भी DNA फिंगरप्रिंटिंग बहुत काम की चीज़ है। तो इस फिंगरप्रिंटिंग के लिए इसकी खोज तो की थी एलेक्स जेफरी ने, और भारत में जो इसके पितामह कहलाते हैं या भारत में फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग कहलाते हैं वो डॉक्टर लालजी सिंह कहलाते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। हम एक सैंपल लें,
उस सैंपल में से डीएनए को ढूंढें कि डीएनए कहाँ है, फिर डीएनए को काटें, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिफाई कर पाए वो पॉसिबल नहीं है। डीएनए बहुत लंबी श्रृंखला होती है, तो उसमें से डीएनए को काटें और फिर उसका रेस्ट्रिक्शन एंड काटेंगे किससे, इसके लिए है देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं डीएनए को काटने के लिए। फिर क्या करें, जो काम का डीएनए यानी जो काम की सीक्वेंस है उसको पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। और जब बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी तो इधर उधर बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं, उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए उनको ठीक करने के लिए, तो हम उस पर एक इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, यानी उसमें बिजली प्रोवाइड करते हैं। ऐसे समझ लीजिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बिजली, तो उसमें से बिजली प्रोवाइड करते हैं। तो जो डीएनए की सीक्वेंस है वो लाइन से अरेंज हो जाती हैं सारी की सारी। जैसे मान लीजिए पहले बहुत सारी सुइयाँ थी, वो आपने ऑल पिन को गिराते हो तो कैसे क्लब हो जाती हैं, और जैसे ही हम उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो कैसे लाइन से अरेंज हो जाती हैं। सिमिलरली सेम थिंग्स विल हैपन ओवर हियर कि डीएनए की सीक्वेंस जो स्ट्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज, अब उसमें क्या करेंगे, आपको याद करने के लिए जो यहाँ फैक्ट है वो ये है, P32 इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज P32? फॉस्फोरस का एक आइसोटोप है, समस्थानिक है। आई रिपीट, हिंदी में फॉस्फोरस का समस्थानिक है। ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है P32, उसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रोब, पहचानने के लिए कि ये इस डीएनए की सीक्वेंस क्या है। तो इस स्टेप क्या थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, सैंपल लिया, डीएनए को काटा, काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल किया, फिर जो काट के अलग किया है उसको पीसीआर टेक्निक के थ्रू मल्टीपल कॉपीज़ बनाई और एम्पलीफाई करने की कोशिश की, और फिर उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा लाइन से लगाया, सो दैट ये पहचान हो पाए कि जो सीक्वेंस हम तलाश करना चाह रहे हैं वो सीक्वेंस इसमें अवेलेबल है कि नहीं। और फिर उसमें रेडियो एक्टिव प्रोब का इस्तेमाल किया ताकि वो ग्लो करके बता देता है कि कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ हैं। जो रेडियो एक्टिव प्रोब है वो मोस्ट कॉमनली यूज प्रोब का नाम है फॉस्फोरस 32। ये फॉस्फोरस का एक समस्थानिक आइसोटोप है। नेक्स्ट इज, हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि इसके उपयोग क्या क्या हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो एनसीईआरटी बुक में नहीं था शुरुआत वाले, कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है या जीन एडिटिंग क्या है, वो सब कुछ एनसीईआरटी में नहीं है। बट एनसीईआरटी में क्या है, इसके उपयोग हैं। तो उपयोग में 3 भागों में उपयोग एनसीईआरटी में बताए गए हैं, कृषि में, दवाइयों के क्षेत्र में और जंतुओं के संवर्धन में। तो सबसे पहला पढ़ लेते हैं कृषि। कृषि में हम क्या करते हैं, जैसे उन्होंने बताया सबसे पहले कि हरित क्रांति क्यों पॉसिबल हो पाई, क्योंकि हमारे पास में हाई यील्ड वैरायटी के बीज थे। अब ये हाई यील्ड वैरायटी क्या होती है, अधिक उत्पादन देने वाली किस्में थी। इसीलिए आपको याद होगा जब हमारे दादाजी बात करते हैं तो कहते हैं हमने तो संकर गेहूँ नहीं खानी, वो कहते हैं हम तो संकर बाजरा नहीं खाएंगे। तो ये संकर क्या है, एक्चुअली ये अधिक उत्पादन देने वाली वो किस्में हैं जो कि कम दूरी में भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देती थी। तो ये संकर गेहूँ है, संकर बाजरे वाली किस्में थी। नेक्स्ट इज, बीटी कॉटन के बारे में बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। बीटी कॉटन को डिस्कस करने से पहले समझते हैं कि यहाँ इस बीटी का मतलब क्या है। यहाँ बीटी का मतलब है एक बीटी टॉक्सिन है। ये टॉक्सिन बनाता कौन है, ये बनाता है बैसिलस थुरिंजियसिस। ये इसका नाम है बैसिलस थुरिंजिनसिस। ये इस बैक्टीरिया की वजह से ये एक वो बनता है, इस सब्सटेंस की वजह से बीटी टॉक्सिन बनता है। और ये जो टॉक्सिन है यह जहर इंसेक्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या इन्होंने कि इस बीटी टॉक्सिन को बनाने वाला जो जीन है उस जीन का इस्तेमाल करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, देखिए, बीटी जीन को बैक्टीरिया से निकाल करके प्लांट्स में डाल दिया गया। मैं फिर से बताती हूँ, इस बीटी जीन को, ये जीन क्या था, यहाँ इसमें मिलेगा। तो इस जीन की पहचान की गई और इस जीन को उठा करके प्लांट्स के अंदर, प्लांट के डीएनए में डाल दिया गया। उसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि मान लीजिए जैसे बीटी कॉटन में डाला, जब डालते हैं तब तो अक्रिय प्रोटॉक्सिन होता है, यानी जब तक है तब तक चल रहा है। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट ने आकर के उसको बाइट किया, यानी कोशिश की कि उस प्लांट को ख़राब कर पाए, तो इंसेक्ट के खाने के बाद में इंसेक्ट के स्टमक यानी उसके गट में, उसके पेट में एल्कलीन जूस होता है। उसकी वजह से ये जो अभी तक अक्रिय प्रोटॉक्सिन था ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन बन जाएगा। ये टॉक्सिन जो है ये बीटी टॉक्सिन है। इसकी वजह से वो इंसेक्ट जो मर जाएगा। ये
जनरली हम सोचते हैं कि ना बीटी कॉटन है तो बीटी कॉटन के ऊपर कोई इंसेक्ट हमला नहीं करेगा। नहीं, इंसेक्ट से हमले होते हैं, लेकिन ये है कि 1 बाइट 2 बाइट के बाद में वो इंसेक्ट खुद मर जाता है। यानी एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है बीटी कॉटन के अंदर। जैसे बीटी कॉटन के अंदर ये मैकेनिज्म डाली गई, उसी प्रकार से बीटी कॉर्न बनाया गया, राइस बनाया गया, टमाटो बनाया गया, पोटैटो बनाया गया और सोयाबीन, इन सब में भी बीटी को इंसर्ट किया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्या हो रहा है, वो बीटी कॉटन हो रहा है। फिर यह जहर जिस जीन से बना है उस जीन का नाम क्या है, ये भी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये है, इस जीन का नाम है क्राई IAC। आई बड़ा है, ए और बड़ा है और सी छोटा है, या फिर शॉर्ट में इसको CRY कह देते हैं, क्राई। इसको आप कैसे याद कर लेते हैं कि जैसे ही बीटी कॉटन की फसल को कोई इंसेक्ट खाता है तो वो रोने लग जाता है, क्राई करने लग जाता है, तो उससे याद आ जाएगा कि उसके जीन का नाम क्या है, क्राई। अगला हम देखते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। ये प्लांट क्या हैं, इनका डिस्क्रिप्शन भी उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिसके लिए उन्होंने जैसे सबसे पहले तो सोचते हैं कि पेस्ट में और इंसेक्ट में फ़र्क क्या है। इंसेक्ट वो प्राणी हैं जिनके 6 पैर होते हैं और जनरली उड़ने वाले होते हैं, उनके पंख भी होते हैं। इंसेक्ट में बहुत सारी वैरायटी हम देखते हैं, मक्खी, मच्छर और भी खूब घूमते रहते हैं। लेकिन पेस्ट क्या है, पेस्ट उनसे थोड़े से और वाइडर फॉर्म है, जिसके अंदर जैसे चूहा है, मकड़ा है, रोडेंट है, झिंगुर है, ये सब जो है वो पेस्ट के अंदर कहलाते हैं। पेस्ट एक नेगेटिव टर्म है। इंसेक्ट कैन बी हार्मफुल और इंसेक्ट कैन बी गुड फॉर ह्यूमन बीइंग और एनीबडी, बट पेस्ट इज ऑलवेज ए नेगेटिव टर्म। Pest is an organism that can harm food or crops or even mankind. तो पेस्ट के रेजिस्टेंट प्लांट भी बनाए गए। इसमें जो एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है वो है कि नेमाटोड्स को ठीक करने के लिए, नेमाटोड्स क्या होते हैं, ये एक सूत्रकृमि या गोलकृमि होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले कीड़े होते हैं, बहुत ही बारीक बारीक से ऐसे कीड़े होते हैं। ये कीड़े कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की उसमें पैदा हो सकते हैं और फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो एग्जाम्पल बुक में कोट किया गया है वो कोट किया गया है तंबाकू का। तो उसमें बुक में लिखा हुआ है कि तंबाकू के जड़ों में यदि ये नेमाटोड्स हो जाएं, यानी ये सूत्रकृमि हो जाएं, तो वो फसल को ख़राब कर देते हैं। और फोटो भी दिखाई हुई जिसमें दिखा हुआ है कि ना बहुत ऐसे ऐसे फाइबरस रूट्स हो जाती हैं, तो यहाँ ग्रोथ होगी, प्लांट ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगा, तो प्लांट का प्रोडक्शन जो है वो छोटा, मतलब प्लांट ऊपर छोटा ही रह जाएगा। तो अब ये इसके लिए किया क्या इन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया, इसका नाम था RNAi। यहाँ RNA तो हमें पता है क्या होता है, आई क्या है, आई का मतलब है इंटरफेरेंस, यानी दखल अंदाजी करना। यदि कोई ये पूछे कि तंबाकू की जड़ों में कौन सा नेमेटोड मिलता है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही जनरली सारे के सारे सवाल बनते हैं, तो यहाँ नाम थोड़ा लंबा है। दिस इज़ मेलोइडिजीन इग्नकोग्निटिया। अब ये है कि याद कैसे करें, ज़्यादातर नाम ऐसे अजीब अजीब से हैं, इनफैक्ट बायोलॉजी के नाम तो बहुत अजीब से हैं, तो मैं तो इसको सिर्फ ऐसे याद रखती हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तंबाकू खाने के बाद में इंसान को ना नशा हो जाता है, और नशे के बाद में आदमी क्या करता है, म्यूज़िक चलाता है, डांस करता है। तो तंबाकू को क्या हम मेलोडी से जोड़ सकते हैं? आई थिंक हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो यदि तंबाकू में कौन सा नेमाटोड होता है या सूत्रकृमि होता है, तो उसका नाम सिर्फ आप मेलोडी से याद रख लीजिएगा, मेलोडी। क्यों? क्योंकि ABC टाइप्स क्वेश्चंस यानी MCQ क्वेश्चंस की खूबसूरती होती है कि आपको हिंट पहले से अवेलेबल होता है, यानी आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होते हैं। तो अगर आपको ऐसा नाम दिख जाए जिसमें मेलोडी लिखा हुआ है, तो तंबाकू और मेलोडी ऐसे याद रख लीजिएगा। ये तकनीक क्या थी, ये RNAi थी, यानी RNA को इंटरफेरेंस देनी है कुछ ना कुछ। वो क्या है, बस ये समझिएगा कि ये जो सूत्रक्रमी है डबल स्टैंडर्ड अपनाता है। जो सूत्रक्रमी है ये डबल स्टैंडर्ड अपनाता है, यानी dsRNA है। तो इस डबल स्टैंडर्ड RNA में हमने कोई न कोई इंटरफेरेंस करी है, यानी हम ऐसा कर दें कि जो ये सूत्रक्रमी है उसको कंफ्यूज कर दें, पौधे में ऐसा DNA इंसर्ट कर दें कि वो सूत्रक्रमी कंफ्यूज हो जाए कि ओहो अब क्या करें, कौन सा RNA मेरा है और कौन सा इसका है। तो यदि वो कंफ्यूज हो जाएगा तो वो मर जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो डबल स्टैंडर्ड, उसके साथ डबल स्टैंडर्ड गेम खेलने की कोशिश की जाती है इसके अंदर। तो आपको प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से याद क्या करना है कि इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में एक dsRNA होता है, एक मैसेंजर RNA होता है। ओके, और काम क्यों करते हैं हम काम इसलिए करते हैं कि जितने भी नेमाटोड्स हैं उनके लिए ये तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, या फिर पेस्ट कंट्रोल प्लांट्स बनाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा हमने बनाया क्या क्या, हमने टोबैको के लिए
एंटी नेमाटोड प्रजाति बना लिया, एंटी नेमाटोड स्पीशी का आविष्कार कर लिया। फिर इसके कुछ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में गोल्डन राइस बनाया हमने। ये गोल्डन राइस क्या करता है, विटामिन ए में रिच है। इससे रिलेटेड सवाल शायद 2018 के प्री में आया था, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट देयर वाज अ क्वेश्चन। दूसरा हमने कुछ और भी बनाया, जैसे सुपर पोटैटो बनाया है। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया ने 2010 में भी बना दिया था। और इसमें क्या खास बात थी कि इसमें प्रोटीन की मात्रा करीब 60% बढ़ाई गई और इसका नाम दिया गया प्रोटैटो। प्रो मतलब प्रोटीन और पोटैटो का TATO, पी पहले आ चुका है, सिर्फ आर नया इंसर्ट किया है, तो पोटैटो की स्पेलिंग में आर इंसर्ट करके प्रोटैटो बना दिया गया, इसलिए क्योंकि इसमें 60% अधिक प्रोटीन होती है। नेक्स्ट इज, इसमें फ़ायदा क्या है, ब्रूजिंग नहीं होगी। ब्रूजिंग क्या होती है, ब्रूजिंग मतलब होता है फफोले होना, छाले होना। आपने देखा होगा कि नया नया आलू होता है, उसके ऊपर से स्किन अपने आप उतरती है, या गोल 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 काले काले हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, या निशान हो जाते हैं, वो सब कुछ नहीं होगा। दूसरा, इसमें कुछ कैंसर कारक, पोटैटो में यदि कुछ कैंसर कारक सब्सटेंसेस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हाई स्टार्च कंटेंट होता है, तो उनमें भी कमी की गई। यूएसए ने इसको रिसेंटली अप्रूवल दी है, भारत में इसकी अप्रूवल नहीं मिल पाई है, लेकिन ये खूबसूरत बात यह है कि भारत ने इसको 2010 में बना लिया था। अगला है, क्योंकि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की, तो इसमें अगली बात करने लायक ये है कि बीटी कॉटन को भारत में परमिशन कब मिली, तो 2002 से मिली। चूँकि कॉटन का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में नहीं होता, ज़्यादातर हम कपड़े बनाने में ही कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर घर में काम में आने वाली और बहुत सारी की वस्तुएं, तो इसमें ऐसी कोई चिंता थी नहीं कि हम बीटी कॉटन को के लिए रेजिस्टेंट हो जाएं। तो बीटी कॉटन ने एक बहुत ट्रिमेंडस डेवलपमेंट किया, भारत का वस्त्र उद्योग भी इसकी वजह से बहुत आगे फला फूला। भारत में ये 2002 से परमिशन है। अब हम दिमाग में एक सवाल आया होगा कि परमिशन देता कौन है, तो परमिशन देने के लिए एजेंसी है GEAC, दिस इज़ जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये करती क्या है, ये जितने भी इनके पास में रिक्वेस्ट आती हैं फॉर अप्रूवल, तो उसमें ये देखते हैं कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए क्या एथिकल प्रैक्टिस को यूज़ किया गया था, इनिशियल रिजल्ट्स कैसे थे, और फार वे यानी भविष्य में इसके रिजल्ट्स कितने नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं, उन पे बेस्ड ये अप्रूवल देती है। फिर है, इसी में एक बीटी ब्रिंजल भी है, काफ़ी सुना होगा, मतलब 2009 के आसपास ही आया था कि अब तो पेड़ पे उगेंगे बैंगन, पौधा नहीं होगा, पेड़ पे उगेंगे बैंगन, तो ये उसी से रिलेटेड था। बीटी ब्रिंजल की परमिशन भी 2009 में ग्रांट कर दी गई थी, लेकिन खूब प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने कहा कि आप हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पता नहीं कैसे नेगेटिव इफेक्ट होंगे और XYZ, तो उसकी वजह से 2010 में इसको बैन कर दिया गया। मोस्ट रिसेंटली GM मस्टर्ड के लिए परमिशन दे दी गई। GM मस्टर्ड क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों को मस्टर्ड कहते हैं, और ब्रिंजल का मतलब बैंगन। तो मस्टर्ड की परमिशन, मस्टर्ड डेवलप किसने किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने। इसका दूसरा नाम है DMH11। आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि GM मस्टर्ड को 2017 में परमिशन दी गई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और DMH11 इसका नाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने डेवलप की है। लेकिन ऑल अक्रॉस इंडिया GM मस्टर्ड की खेती करने वाले किसानों की संख्या बिल्कुल नगण्य है, क्योंकि इसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों के माइंड में कि क्या पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट कैसे हों, तो इस पर फर्दर रिसर्च की जा रही है। अगला, अब देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी दवाइयों के क्षेत्र में कैसे इस्तेमाल होती है। सारे एग्जाम्पल जो हैं वो NCERT के हैं। ह्यूमेलिन पे क्वेश्चन आ चुका है और दोबारा आने की संभावना थोड़ी कम दिखती है, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि ह्यूमेलिन अगर RS मेन से पूछा जाए तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। ह्यूमेलिन क्या है, अभी तक कृत्रिम इंसुलिन बनाने के लिए जानवरों को स्लॉटर कर देते थे, यानी उनकी जीव हत्या करते थे, काटते थे और उनमें से पैंक्रियाज निकालते थे और उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता था। अब वो जो इंसुलिन इस प्रकार से प्राप्त किया जाता था, उसके लिए बहुत सारी गड़बड़ें थी। पहली बात तो ये कि आपने कितने सारे पिग्स को या कैटल को स्लॉटर किया। दूसरा ये कि वो प्रोसेस जो है ना, वो भाई उस केस में आप एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हो, उनका वेस्ट भी बाहर फेंकोगे, जो प्रोसेस किया हुआ मटेरियल है उसको भी बाहर फेंकोगे, तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी था। तीसरा ये कि एक छोटी सी गोली के लिए मतलब मुश्किल से 10 गोलियाँ बनती हैं और एक जानवर मर जाता है, तो जो गिल्ट फीलिंग है वो भी बहुत बुरी है। फिर जैसे जैसे मतलब हम इंसुलिन की कमी के लिए कहते हैं कि डायबिटीज़ बीमारी हुई तो वो इंसुलिन लेना है,
तो बेसिकली डायबिटीज़ होती क्यों है? क्योंकि लाइफस्टाइल ड्रिवन डिजीज़ भी है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आनुवंशिक नहीं होती, ऑफ कोर्स आनुवंशिक होती है, बट इट इज़ मेजरली लाइफस्टाइल ड्रिवन डिजीज़। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इसके केसेस भी, डायबिटीज़ के केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। तो इन सब को देखते हुए एक बहुत शानदार काम हुआ। वो शानदार काम ये हुआ कि एली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने, ये कंपनी का नाम है एली लिली, इस अमेरिकन कंपनी ने इंसुलिन प्रोड्यूस किया, वो भी लेबोरेटरी के अंदर, जिसके लिए किसी एनिमल को स्लॉटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ही समझते हैं कि ह्यूमन इंसुलिन में फैक्टर क्या है। ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इंसुलिन बेसिकली ये प्रो इंसुलिन है, यानी इंसुलिन से पहले की स्टेज है। ये इस स्टेज में अवेलेबल होता है, जब ज़रूरत होती है तब ये सी पेप्टाइड हट जाता है और ये ए चेन और बी चेन, यानी इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, चेन ए और चेन बी, जो आपस में सल्फर के 2 बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। जैसे ही ये प्रो इंसुलिन स्टेज है, प्रो हार्मोन स्टेज है, जैसे इसकी आवश्यकता होगी, यानी इसको काम में ले जाना होगा, तब ये टूटेगा। अदरवाइज इसी स्टेज में अवेलेबल होता है ह्यूमन बॉडी या सारे मैमल्स के अंदर। अब समस्या ये आ रही थी कि ये ए चेन या बी चेन इंडिविजुअली हम कैसे लैब में बना पाएँ। तो उसके लिए एक अमेरिकन कंपनी एली लिली ने क्या काम किया कि उन्होंने चेन ए और चेन बी की डीएनए सीक्वेंस को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया, और फिर इन डीएनए सीक्वेंस को ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया। ई कोलाई बैक्टीरिया मानव के अंदर भी मिलता है, हमारी छोटी आंत में होता है, और इनफैक्ट ये बहुत कॉमनली अवेलेबल बैक्टीरिया है। ऐसे स्टेगनेंट वाटर में खूब मिलता है। इवन थोड़े दिनों पहले तो ये था कि गंगा में भी ई कोलाई बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इट्स अ वेरी कॉमन बैक्टीरिया, वेरी इजीली इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। तो उस बैक्टीरिया में डाला और नतीजा ये हुआ कि चेन ए और चेन बी इंडिविजुअली और डेवलप कर पाए, और जितना चाहो उतना डेवलप कर पाए। अब इन्होंने क्या किया, चेन ए और चेन बी को, क्योंकि 2 अलग चेन हैं लेकिन इनके बीच में आप देखिए सल्फर और सल्फर का बॉन्ड है, तो हमें सिर्फ इनको दोबारा कंबाइन करना है, हमें चेन सी की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो प्रो यानी उससे पहले, इंसुलिन से पहले की स्टेज है। तो हमें चाहिए क्या था कि हमें ए चेन और बी चेन चाहिए थी, और दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट चाहिए था। तो इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इनको कंबाइन कर लिया डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू और मानव इंसुलिन बना लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। ये 1983 की घटना है, और उसके बाद में इंसुलिन की टैबलेट्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होने लगी, और एटलीस्ट एनिमल्स की स्लॉटरिंग बंद हो गई। इसका नाम ह्यूमेलिन है। इस पे एक बार प्री में क्वेश्चन आ चुका है। आपको ये याद रखना है कि एली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने 1983 में बनाया, और उसका कारण ये था कि उन्होंने चेन ए और चेन बी के डीएनए की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये जो सीक्वेंस थी उसको उन्होंने रेप्लिकेट करवा लिया ई कोलाई बैक्टीरिया के थ्रू। आगे कंटेंट है कि जीन थेरेपी होती क्या है। जीन थेरेपी थोड़ा सा तो हमने देख लिया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जीन थेरेपी मेडिकल के क्षेत्र में क्या होती है। आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा कि उनको कुछ आनुवंशिक रोग हैं, और उन आनुवंशिक रोगों के का जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन आ रहा होता है, जैसे कैटोटाइप, उसमें बताते हैं कि मुझे मेरे बेटे के इलाज के लिए 35 लाख रुपए की ज़रूरत है। इस टाइप के एडवर्टीजमेंट आते हैं जिनमें लोग दिल खोल के वो भी करते हैं, डोनेट भी करते हैं। वो इतना महंगा इलाज किस चीज़ का है? वो इलाज है ऐसी बीमारियों का जो आनुवंशिक बीमारियाँ हैं। उसमें काम क्या करते हैं, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी हड्डी के अंदर जो अस्थि मज्जा होती है, आई रिपीट, हड्डी के अंदर की जो अस्थि मज्जा होती है उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको निकाल करके उसकी जगह फ्रेश ऐसा कंटेंट डालते हैं जिससे कि वो उसकी बीमारी ठीक हो जाए, यानी जीन रिप्लेसमेंट। दूसरा क्या होता है, यदि ऐसा नहीं हो तो एक बीमारी का नाम हमारी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है एडीए नाम की बीमारी। ये एडीए है क्या चीज़, एडिनोसिन डाईअमाइनेज की डेफिशिएंसी है। इसका इलाज यदि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से नहीं हो तो इसका इलाज करते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जीन थेरेपी क्या है, यानी जिनको जेनेटिक डिजीज़ है उनकी डिजीज़ को ठीक करने के लिए एक थेरेपी है। पहली थेरेपी तो यह है कि बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कर दें, दूसरा है कि एंजाइम को रिप्लेस कर दें। तीसरा जो एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है वो है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस नया नाम है। मतलब पहले क्या होता था कि किसी को बुखार हो गया, टेम्परेचर होने के बाद में चेक जाके ब्लड टेस्ट दो तो पता चलता था कि अच्छा ये पैथोजन है, और उसकी बाद में कल्चर टेस्ट करके 2 दिन बाद बताते थे कि इस पर्टिकुलर पैथोजन को इस प्रकार के एंटीबायोटिक से किल किया जा सकता है। पर उसके लिए ज़रूरी होता था कि इंसान को सिम्टम नज़र आए।
आजकल ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है। उसके लिए क्या करते हैं, अब बिना सिम्टम आए भी हम पता लगा सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस व्यक्ति को कोई बीमारी है। इसको बोलते हैं अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस। जैसे इसके लिए करते क्या हैं, 3 टाइप की टेक्निक्स का मेंशन है हमारी बुक में। पहली है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, दूसरी है पीसीआर। हमने आरटी-पीसीआर बहुत सुना है कोविड के केस में सॉरी। और इस पीसीआर का रूटीन एचआईवी टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक है एलिजा टेस्ट। इस एलिजा की फुल फॉर्म आ सकती है, ये है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे टेस्ट। ये भी एचआईवी के लिए काम में आता है। पहले इनफैक्ट सारे टेस्ट एचआईवी के इसी से ही होते थे, एलिजा नाम के टेस्ट से ही होते थे। इसका टेस्ट करने की जो मैकेनिज़्म है वो है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का इंटरेक्शन किस प्रकार का है, उससे आइडिया लगता था कि क्या इस व्यक्ति को एचआईवी इन्फेक्शन है या नहीं। प्लीज़ एक बात याद रखिएगा, एचआईवी इन्फेक्शन पॉजिटिव होना और एड्स होना एक पैथोजन की वजह से होने वाली 2 अलग अलग स्टेजेस हैं। एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब एड्स होना नहीं। अगर इतना बढ़ जाए इन्फेक्शन कि वो सिंड्रोम हो जाए तो वो एड्स है, अदरवाइज इट इज़ ओनली एचआईवी पॉजिटिव। और इसके लिए पहले मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला टेस्ट एलिसा टेस्ट था। एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि अब रूटीन जो एचआईवी टेस्ट होते हैं वो आरटी-पीसीआर पीसीआर टेस्ट होते हैं। आरटी-पीसीआर इज़ फॉर कोविड। अब मैंने इसको यहाँ स्टार इसलिए लगाया ताकि मैं यहाँ पे बता पाऊँ कि स्टार का मतलब क्या है। आरटी-पीसीआर का में एक स्पेसिफिक जीन श्रृंखला की कई कॉपी बनाई जाती हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्पेसिफिक जीन श्रृंखला यानी स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस की बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं। और इसका नाम में आरटी का मतलब क्या है, क्योंकि हम पीसीआर देख चुके हैं कि पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यानी एक ऐसी चेन रिएक्शन करो इसमें मल्टीपल कॉपीज़ बना लो किसी एक डीएनए की सीक्वेंस की। इसमें आरटी का नाम पड़ा है क्योंकि इसमें एक एंजाइम यूज़ होता है, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम यूज़ होता है, इसलिए इसका नाम है आरटी-पीसीआर। आरटी की फुल फॉर्म वैसे है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, but from where it does it gets name, it is because of this enzyme. Let's go next में thank you so much for listening to me so carefully. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, चूँकि एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 10 उसमें भी कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे एनिमल्स के बारे में भी जानकारी है वहाँ पे, और इस चैप्टर में भी कुछ दिए हुए हैं। तो उन सबको कंबाइन करते हुए एक कंक्लूसिव काइंड ऑफ वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। और कुछ बच गए हैं जो आरएस मेंस के सिलेबस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि एथिकल और एनवायरमेंटल इश्यूज एसोसिएटेड विद बायोटेक्नोलॉजी, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अच्छी तैयारी कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप सभी का आरएस प्री निकले और जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उन सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्ते।